नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 13-14 साल में नरेंद्र मोदी ने गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाया और सिर्फ 7 साल में उन्होंने उत्तर प्रदेश को हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बना दिया। ये था मोदी का उत्तर प्रदेश में गुजरात मॉडल। अब उद्योग है, व्यापार है, रोजगार है, विकास है। ये कितना हुआ? ये दरअसल वो मॉडल नहीं था जो गुजरात मॉडल था मोदी का, शाह का। उसका मकसद था एक साइलेंट कम्युनल पोलराइजेशन को उत्तर प्रदेश में स्थापित कर देना, हिंदू मुसलमानों के जहन में सीमेंट कर देना। और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मोदी जी ने हिंदुत्व के प्रचंड प्रतीक योगी जी का साथ लिया और योगी जी ने 80-20, जी हाँ 80-20 की सियासत करके इस प्रोजेक्ट को काफी जल्दी पूरा कर दिया। नतीजे सामने। अब इस हिंदुत्व की ये जो नई प्रयोगशाला है देश में स्थापित हुई, जिसका विस्तार होने वाला है और होगा, आज उसी की कहानी आपके सामने लेकर आया हूं और उस कहानी के कुछ अहम किरदार आपसे रूबरू करवाऊंगा। पहले देखते हैं ये किरदार। अब साहब असद ओवैसी साहब ने, जी हाँ, हेलीकॉप्टर से उतरते हुए असद साहब ने, ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में कौम का कितना भला किया। अब इस पर मैं कुछ बोलूँगा तो जाहिर तौर पर ओवैसी साहब के जो हज़ारों ट्रोल आर्मी है वो मुझे ट्रोल करेंगी, तंज कसेंगी, फप्तियाँ कसेंगी। लेकिन मैं उससे घबराने वाला नहीं, क्योंकि मेरी कहानी आगे बढ़ने जा रही है और इस आगे बढ़ती हुई कहानी का अगला किरदार देखिए। अब ये साहब हैं जी किशन रेड्डी और रेड्डी साहब भाजपा के चाणक्य अमित शाह, जी हां रणनीतिकार अमित शाह के दाहिने हाथ, दक्षिण भारत में हैदराबाद में सबसे खास आदमी। और अमित शाह ने उनको पहले टिकट दिया, चुनाव जिताया और अपने साथ रेड्डी साहब को दिल्ली लाए और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बना दिया और फिर प्रमोशन दिया। रेड्डी साहब इस वक्त देश के टूरिज्म मंत्री, पर्यटन मंत्री। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दरअसल राजभवन हैदराबाद की है, 22 दिसंबर 2019 की। बहुत पुरानी तस्वीर नहीं है। और साथ में जो बैठे हैं रेड्डी साहब के, वो हैं बंडारू दत्तात्रेय, एक और प्रचंड हिंदुत्व के प्रतीक, बड़े भाजपा नेता, मोदी सरकार में मंत्री भी थे, गवर्नर भी थे और अमित शाह के ये भी बहुत खास हैं। और इसी बीच जब ये लोग बैठे हुए हैं, एक शख्स की एंट्री होती है और ये शख्स हैं वही जाने पहचाने किरदार ओवैसी साहब। और ओवैसी साहब हाथ मिलाते हैं और हाथ मिलाने के बाद प्राइवेट गुफ्तगू करने के लिए, निजी बातचीत करने के लिए, प्राइवेट कन्वर्सेशन, सीक्रेट कन्वर्सेशन करने के लिए उस वीआईपी मंच से रेड्डी साहब को उठाते हैं और बगल में जाके कन्वर्सेशन करते हैं। अब साहब ओवैसी साहब पर मेहरबान रेड्डी और बंडारू साहब ही नहीं है, मेहरबान तो बिग बॉस है। जी हाँ, रेड्डी साहब के बॉस भी मेहरबान हैं। और सुनिए क्या कह रहे हैं। जब गोली चली, जी हाँ गोली चली, जिसमें बीजेपी का कनेक्शन निकल के आया चुनाव के समय, जब ओवैसी साहब की गाड़ी पर गोली चली, उसके बाद ओवैसी साहब के शुभचिंतकों से ज़्यादा शाह साहब घबरा गए। इतना घबराए कि उन्होंने सदन में, पार्लियामेंट में कह दिया कि हमें बड़ी चिंता है, आप Z+ सिक्योरिटी ले लो। सुनिए शाह साहब को।
हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। धन्यवाद। अब दोस्तों, ये पर्दे के पीछे की जो दोस्ती है और पर्दे के सामने जो दुश्मनी है, आज उसी से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूँ। शाह साहब और ओवैसी साहब के बीच में ये जो जुगलबंदी है, सियासी जुगलबंदी, एक छोर पर शाह साहब हैं, एक छोर पर ओवैसी है। और क्या है वो प्रोजेक्ट यूपी, उस पर भी बताऊंगा। प्रोजेक्ट बिहार क्या था, प्रोजेक्ट बंगाल क्या था। लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप जरा कुछ झलक देख लीजिए, कुछ झलक देख लीजिए, लहजा देख लीजिए और इनका कंटेंट देख लीजिए कि क्या बोलते हैं। मगर जैन ने क्या किया? जमीरुल्लाह को बोला पीछे हट। 10 साल का एमएलए, यह तौहीन मुसलमानों की। मुझे शिकायत जैन चौधरी से नहीं है, मुझे शिकायत तुमसे है। तुम गए क्यों? ये तुम्हारा मंच है, तुम यहां पर आओ, मैं खंजर में बिठाने तैयार हूं तुमको। अब बड़ी छोटी सी बात थी, बड़ी छोटी सी बात थी। जैन चौधरी मंच पर थे और उन्होंने एक मुस्लिम उम्मीदवार थे, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, हाथ नहीं उनको उठाया साथ में। एक छोटी सी बात थी जिसको इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया और उसको एक सांप्रदायिक रंग दे दिया। यानी आप कह सकते हैं कि जयंत चौधरी को उन्होंने एंटी मुस्लिम बता दिया कि साहब ये तो हाथ ही नहीं लगाते मुसलमानों को। इस तरह की सियासत ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश में करी। किसकी शय पर करी, यही मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, कोई भी कहानी आगाज से शुरू होती है, बिगनिंग से शुरू होती है और फिर अंजाम पे आती। मुझे लगता है मैं पहले आज आपको अंजाम बता दूं उत्तर प्रदेश की सियासत का। तो अंजाम देखते हैं अपनी स्क्रीन पर। और पहला अंजाम जो इस दोस्ती का है, उसके शिकार हुए धर्म सिंह से, जहाँ बड़े उम्मीदों से आए थे, ओबीसी के बड़े नेता थे। और जब ये हारे चंद वोटों से, तो पता लगा कि पीछे से ओवैसी साहब ने ही कुल्हाड़ी मार दी। फर्क देखिए अपनी स्क्रीन पर। और कुछ ऐसा ही हाल बिजनौर में हुआ। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। एमआईएम ने यहाँ भी कहीं ना कहीं वो सफल हो गए। कुछ ऐसा ही हाल बेनी बाबू के बेटे का हुआ। जी हाँ, बेनी बाबू के बेटे का हुआ, जहाँ एमआईएम वहाँ उस कुर्सी बेल्ट पे जो मुसलमान थे, किस तरह से उनको बरगलाया गया। और कुछ कहते हैं वोट खरीदा गया। और वो किसके पैसे से खरीदा गया, इसकी जांच होनी चाहिए। वो पैसा किसका था। लेकिन सच है कि वहां पर कुछ वोट खरीदे गए और संख्या आपके सामने है। सुल्तानपुर, जी हां, सुल्तानपुर में भी सपा प्लस के साथ यही हुआ। औरई में भी सपा प्लस के साथ यही हुआ। मुरादाबाद नगर में भी एमआईएम, जी हां, ओवैसी साहब काम कर गए। जौनपुर की भी यही कहानी है। और हर जगह फेरिस्त छोटी नहीं है। हर जगह कहीं ना कहीं एमआईएम ने किसी न किसी सूरत से सपा को विक्ट्री स्टैंड चढ़ने पर रोक दिया, उस कंस्टिट्यूएंसी। हकीकत यह है दोस्तों, हकीकत यह है कि कई बार ओवैसी साहब के साथ उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम धर्मगुरु थे, बड़े मोअज़्ज़िज़ लोग थे, उन सब ने गुफ्तगू की, बैठक की, सीक्रेट पार्लर्स किए कि साहब आप यहाँ प्रचार ज़रूर करिए, आप अपनी बात ज़रूर रखिए, लेकिन आप इस माहौल में इसको और सांप्रदायिक मत बनाइए। ऐसी तकरीर करके मत बनाइए। हमने 5 साल से बर्दाश्त किया है, आप यहाँ आग में घी मत डालिए। इसका फ़ायदा बीजेपी को होगा। ये जो साइलेंट पोलराइजेशन है, ये और ज़्यादा होगा उन इलाकों में। और ओवैसी साहब लगता है जैसे किसी मिशन पर निकल चुके थे। किसके कहने पर थे, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। अब दोस्तों, सितंबर 2021 में या उससे पहले एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग ओवैसी की हो चुकी थी। और इस सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग के तहत ओवैसी को उत्तर प्रदेश में जो शंखनाद करना था चुनाव का,
वो कानपुर से नहीं करना था, वो अलीगढ़ से नहीं करना था, वो अयोध्या से करना था। और इसके लिए खास पोस्टर ओवैसी साहब ने बनवाए जिसमें अयोध्या को फैजाबाद लिख दिया। और इस पर संत समाज अयोध्या का नाराज हो गया कि हमने नाम बदला है, योगी जी ने नाम बदला है, आप फैजाबाद कैसे कह सकते हैं। दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने और स्टेट इंटेलिजेंस ने, उन्होंने सरकार से कहा था कि ये जो रुदौली में रैली होने जा रही है इसको रोका जाए, इसको प्रतिबंधित किया जाए, रुदौली में, अयोध्या में रैली ना की जाए, इससे सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बीच में माहौल खराब हो सकता है। लेकिन ना आईबी की सुनी गई, ना स्टेट इंटेलिजेंस की सुनी गई, ना डीजीपी साहब की सुनी गई, और सरकार पीछे से हरी झंडी दे दी गई और ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में पदार्पण कर गए। अगर मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ओवैसी की जबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो बड़े कड़वे होते हैं। अखिलेश यादव आ जाओ रुदौली में, तुम एक तरफ मैं एक तरफ, इस जनता को बात करेंगे, बोलेंगे। दोस्तों, सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि बीजेपी ओवैसी के रास्ते से सारे रोड़े हटाती चली जाती है, रास्ता उनको देती है आगे बढ़ने के लिए। सवाल इस बात का है कि ओवैसी साहब का जो बिजनेस एम्पायर है, उनके मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बेशुमार दौलत है, ज़मीनें, और ये तेज़ी से बढ़ी हैं। लोग ये भी कहते हैं कि एक बैंक जिसके फाउंडर सालारे मिल्लत, उनके फादर वो थे, और शायद उन्हीं के रिश्तेदार ये बैंक चलाते हैं। इस पर भी कई शिकायतें हुई लेकिन कोई जांच नहीं हुई। हकीकत ये भी है कि ओवैसी पर ना कोई इनकम टैक्स कभी नज़र उठाता है, ना जीएसटी इंटेलिजेंस नज़र उठाती है, ना कभी सीबीआई सवाल करती है, ना ईडी सवाल करती है। ये सारे सवाल बाकी अपोजिशन पर हैं। जो सेकुलर पार्टीज़ हैं, वो चाहे एनसीपी हो, वो चाहे कांग्रेस हो, वो चाहे समाजवादी पार्टियां हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, जो भी पार्टियां हैं, वहाँ इनकम टैक्स भी है, वहाँ पर छापे भी हैं, वहाँ सीबीआई की जांच भी है, वहाँ ईडी भी पूछताछ करती है। लेकिन शाह साहब की ईडी, शाह साहब का इनकम टैक्स, शाह साहब की बाकी फाइनेंशियल एजेंसीज ओवैसी साहब की तरफ निगाह उठाकर कभी नहीं देखती। अब दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, यानी विधायक और सांसद, ये सब अपना एफिडेविट फाइल करते हैं और उसमें बताते हैं कि नंबर 1 का पैसा कितना है। अब नंबर 2 का पैसा किसके पास है, कितना है, इसका जो स्केल है, इसका जो पैमाना है, वो तो किसी के पास नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं एफिडेविट को देखूं, और ये जो मैंने आंकड़ा लिया है, डेटा लिया है, ये द हिंदू अखबार से लिया, बड़ा प्रतिष्ठित साउथ इंडिया का अखबार है, मार्च 22, 2019 का ये अखबार द हिंदू का। और इस अखबार में आप देखें कि किस तरह से गरीब मुसलमानों के अमीर मुस्लिम नेता, हेडलाइन है इसमें, और इसमें ये कहा गया है कि असद ओवैसी साहब के पास 2004 में सिर्फ 39 लाख, चंद लाख रुपए थे, जो 2019 में बढ़कर 19 करोड़ हो गए, उससे ज़्यादा हो गए, नंबर 1 में। और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, उनके पास 2004 में 4 करोड़ थे और 2019 में 24.53 करोड़ रुपये। ये एक ग्राफ है। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में वहाँ के जो विपक्षी नेता हैं बहुत बयान देते रहते हैं, और मैं चाहता तो मैं उनके बयान ज़रूर आप तक पहुँचाता, लेकिन मैं चाहता हूँ एक पुरानी बाइट दिग्विजय सिंह की देख लें, जिस पर मानहानि का दावे का बात की थी ओवैसी साहब ने। वो बाइट देखिए आप। कैसा भाजपा का और तकरीर ओवैसी जी की। अब बिहार में किस तरह से एमआईएम ने अपना खेल किया, किस तरह से तेजस्वी को फोटो फिनिश करने से रोका गया, वहाँ पर अखिलेश के साथ क्या हाल हुआ उत्तर प्रदेश में भी मालूम है। लेकिन दोस्तों, खबर ये नहीं है,
बीती ताई बिसार दे, जो बीता वो बीता। अब आगे चलते हैं और आगे की खबर ये है कि ओवैसी साहब का, जी हाँ, अगर जो शाह साहब के जो सूत्र हैं या मध्य प्रदेश में जो बीजेपी के जो सूत्र हैं वो जो बता रहे हैं, अगला डेस्टिनेशन, अगली मंजिल मध्य प्रदेश है। और भी कई राज्य हैं और 2024 में MIM एक बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पर पार्लियामेंट के चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। अब ओवैसी साहब जो रेंज रोवर से चलते हैं या रेंज रोवर की नई गाड़ी डिफेंडर से चलते हैं, कभी हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, बड़ा सफ़र तय करने जा रहे हैं और इसीलिए शायद ये गाड़ियों की ज़रूरत भी होगी उनको। लेकिन मैं सिर्फ एक सीरीज़ में, एक वीडियो में उनके पूरे किरदार को या शाह साहब ओवैसी को किस तरह आगे रखते हैं, वो जो पूरी कहानी है उसको सिर्फ एक वीडियो में बयां करना बड़ा मुश्किल है। और मैं फिर दोहराना चाह रहा हूँ कि जो उनकी ट्रोल सेना है और बीजेपी की जो ट्रोल सेना है वो मुझे आज इस वीडियो के बाद ट्रोल करेगी, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। हाँ, मैं इतना ज़रूर आपसे वादा करता हूँ कि कुछ तथ्यों के साथ इस कहानी का जो पार्ट 2 है मैं जल्दी आपके सामने हाजिर करूँगा। आपके जो कमेंट्स हों, आपके जो सजेशंस हों, ज़रूर आप मुझे मेल करें, कमेंट में लिखें। मैं हमेशा उसका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जवाब दूँ। अगर थोड़ा सा भी मुझे अगर वक्त मिलता है मैं ज़रूर उन कमेंट्स को देखता हूँ, तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स लिखिएगा। और मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि गुजरात में क्या होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी किस तरह से एक चुनौती की तरह ये जो फलक है, ये जो आसमान है, सियासी आसमान हिंदुस्तान का, उसमें उभर रही है। एक बड़े चैलेंजर अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं और उनकी पॉलिटिक्स सेकुलर पॉलिटिक्स है फ़िलहाल। और गुजरात में क्या होता है उस पर भी मैं बहुत सी वीडियो बनाना चाहता हूं, अगर आपकी लाइकिंग है उस तरफ तो। इसके अलावा पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, उस पर भी मैं नज़र रखूंगा। और देश की जो इकॉनमी धीरे धीरे कर्ज़े की तरफ बढ़ रही है और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी हो रही, उस पर भी मैं जल्द एक वीडियो लाऊंगा। बहरहाल आज इतना ही समय कह रहा है कि मैं आपसे कहूँ नमस्कार। तो नमस्कार। हाँ, आप प्लीज़ लाइक करिए, बेल आइकॉन अगर आपने नहीं दबाया तो वो दबाइए, और जो वीडियोस हैं इनको शेयर करिए, क्योंकि आपको मालूम है कि इस तरह की खबरें दिखाना आज की तारीख में बड़ी हिम्मत, कलेजा चाहिए होता है। तो इस वीडियो को शेयर करिए, बस इतना ही आपसे गुजारिश है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। तो आज बस इतना ही, नमस्कार।